है। क्या लगता है बेहतरी हो जाएगी? इस हुकूमत में तो मुश्किल है। सिर्फ बातें कागजों पर ही होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ पर है नहीं। प्रोटोकॉल की लड़ाई है, बाकी तो अल्लाह ने इनको सब कुछ दिया हुआ। ये सारा टोला इकट्ठे हो गए और मुल्क का बेड़ा कर दिया इन लोगों ने। हमारा तमाम लोगों का जो एटीट्यूड है वो ब्यूरोक्रेटिक बन गया है। ये जितने माफी हैं हो सकता है इन्हीं की औलाद में से कोई और आकर इन्हीं को ख़त्म कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा खामिस बिन हास। नाज़रीन, आज की बिग न्यूज़ पाकिस्तान में बेरोज़गारी का बड़ा मसला है। पाकिस्तान में इस वक्त बेरोज़गारी की शरह 4.35% है। हमारे मुल्क की आवाम अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत परेशान है और हमारे जो नौजवान हैं जो कि भारी भरकम और आला डिग्रियां लेते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से परेशान नज़र आते हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान जो कि दूसरे ममालिक को फ़न सिखाया करता था, उन्हें ट्रेनिंग देता था, उनकी इस्तात कार बढ़ाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दिया करता था, आज वही मुल्क अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। मुल्क के काफ़ी नौजवान हर साल बैरून मुल्क रोज़गार के सिलसिले में जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों पाकिस्तान में जो कि दूसरे ममालिक को ट्रेनिंग देता था उसके ही जो नौजवान हैं पढ़ लिख कर दूसरे ममालिक की खिदमत क्यों करते हैं? ये अपने मुल्क में रह कर ही अपना जो तालीम है उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? आज यही टॉपिक होगा। इस बात पर हम आवाम से गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बेरोज़गारी जो कि एक बड़ा मसला है वो कैसे है और इसका क्या हल है। आइए आवाम से जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? असदुल्ला। असद भाई, आप बताएं कि क्या करते हैं? चिंची रश्का चलाता हूँ। अच्छा चलाते हैं। उम्र क्या है आपकी? उम्र 18 है। आपका आईडी कार्ड बना है? आईडी कार्ड है। और तालीम आपकी कितनी है? तलीम मैंने आधा फर्स्ट किया है और स्कूल नहीं पढ़ा हूँ। हाफिज हैं आप? आधा किया है। माशाल्लाह। और स्कूल नहीं गए? स्कूल नहीं गया, क्यों भाई? वैसे ही दिल नहीं किया। दिल नहीं काम करने का दिल करता, पैसे कमाने का उस वक्त में दिल करता था। पैसे तो पढ़ लिख के भी इंसान कमा सकता है, कमा सकते हैं उस वक्त, मगर बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा लगता है, बेहतर है ये। शुक्र है अल्लाह का। तो क्या आमदनी वगैरह? अभी तो मैंने रश्का लिया किस्तों पे, 30,000 महीना देता हूँ किस्त। 4-5 महीने किस्त दूंगा, उसके बाद अपना हो जाएगा। वही 1000 जो उधर देता हूँ वो अपने घर दूंगा। 30,000 महीना देते हैं? देता हूँ। 30 उधर दे देते हैं तो घर के लिए बचत होती है? घर के लिए बचत नहीं करता अभी। अच्छा, कितनी देर चलेगा ये 30,000? ये चलेगा 5 महीने। 5 माह? और अभी कितने माह हो गए? अभी हो गया, पहला माह भी नहीं हुआ अभी। नया लिया अप्लाई फॉर 70,000 नगद दिया था। तो इसके अलावा और कहीं पे जॉब वगैरह ट्राई नहीं की? मैंने किया है वकास बिरयानी पे काम, हाँ रोड, उधर भी किया है और बहुत जगह में किया। मून मार की चाचा छीका चने हो गया है और वो बहुत जगह में काम। मैंने 4 साल वेटरी किया। तो क्यों छोड़ा है उधर? वेटरी में बस पाँव टूटा है, मेरे प्लेटें पड़ गई थी ना, ऐसे ही पैदल जा रहा था। उसके बाद किसी के आगे काम करने का दिल नहीं किया कि भाई मैंने क्या अपना ही काम करना है। लंडा भी अपना लगाया है, लंडे में फिर लंडा छोड़ दिया, मेरे से पाँव टूटा था मेरा। तो अभी आप 5 महीने उसके देंगे, उसके बाद अपने घर का लिए करें? का खर्चा करूँगा। अभी वालिद साहब है ना, वो भी मतलब नहीं कमाते हैं, थोड़े 4 बुजुर्ग। कैसे फिर गुजर बसर कैसे चल? वो भी कमा लेता है 15-20 हज़ार, वो भी खर्चा कर लेता है। मैं नहीं करता अभी। घर अपने? गाड़ा किराए का है। किराए पे है? खर्चा फिर भाई चलाता है? खर्चा भाई चलाता है। अल्लाह ताला बेहतर करे। महंगाई है तो चल जाता है। हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक और साहब नाज़रीन खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। ये हमारी बात सुन रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? जी ठीक ठाक जी। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 4.35% है और मुल्क पाकिस्तान जो कि दूसरे ममालिक को ट्रेन किया करता था। चाइना हमसे बाद में बना और बहुत सारे ममालिक हमसे बाद में बने। पाकिस्तान के पास बहुत सारी मैन पावर थी, बहुत सारी हम सर्विसेज दूसरे ममालिक को प्रोवाइड किया करते थे। आज क्या बात है कि हमारा मुल्क का नौजवान दूसरे ममालिक में क्यों जॉब करने जा रहा है? पढ़ते यहाँ से हैं, खिदमत दूसरे ममालिक की। सर बात इस तरह के ज़रा मैं बात करूँगा नेशनल लेवल की। यहाँ पे कोई लीडर ही नहीं है। लीडर को ये पता है कि माल बनाना है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जनरल बाजवा है, चाहे कोई और है।
यहाँ पे मैं कहूँगा कि पैगाम है पूरी कौम को कि सख्त इनकलाब की बात करें। कोई सख्त इनकलाब की ज़रूरत है यहाँ पे ये जो इलेक्शन का ड्रामा है ना, ये निज़ाम नहीं बदलेगा। कोई अच्छा, कोई मुखलिस, कोई लीडर काश इस मुल्क को अब मिलने की ज़रूरत, अशद ज़रूरत है। यहाँ पे ये जो ड्रामा होता है ना इलेक्शन पे, इस तरह अवाम का कुछ भी नहीं होना, कोई काम नहीं होना, महंगाई या बेरोज़गारी या कुछ भी नहीं होना। वो तो यहाँ पे सख्त इनकलाब की ज़रूरत है, फिर कोई उम्मीद लगाई जा सकती है, वरना बहुत मुश्किल है। ये सब ड्रामा है, इलेक्शन, ये वो, मैं कहता हूँ जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी, जी वो तो अरूज पे है। इनको किसी को भी नहीं एहसास है। ये जितने ताद कर रहे हैं ना, चाहे MDR चाहे कोई भी हो, ये अपने लिए कर रहे हैं। ये रातों रात जरदारी लाहौर आना, फिर रातों रात 2 वज़रा कल कराची पहुंचे हैं, ये ज़ाती मफाद के लिए जंग है इनकी, अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब ड्रामा हो रहा है। कोई कहे ना कि इत्तेहाद हो गया है, ये वो अवाम के लिए इत्तेहाद नहीं है, वो अपने लिए इत्तेहाद है उनका कि किस तरह हुकूमत बनानी है, किस तरह मुल्क को लूटना है। टेक्निकल तरीके हैं ना ये लूटने के। चलो एक तो डाकू है, अवाम की फिर कौन सोचेगा? बेरोजगारी है, महंगाई है, लाकानूनियत के मामलात हैं। सर मुझे किसी पे उम्मीद नहीं है। ये तो कोई अल्लाह ही भेज दे, कोई नेक बंदा तो भेज दे। अब ये कहे ना आप कि नवाज शरीफ मुल्क का आके सवार लेगा, या कोई MQM सवार लेगी, या कोई और कुछ सवार लेगा, कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। नहीं, बिल्कुल मायूसी है। अब अल्लाह करे कोई अच्छा इंसान आए, कोई कैद आज़म की तरह आ जाए, कुछ हो सकता है कोई अल्लाह जनरल अयूब की तरह भेज दे, ईरानी इनकलाब आ जाए यहाँ पे, तो फिर मान सकते हैं। इन पे सब पे बात ख़त्म हो चुकी है, ये सब ड्रामा है। तो फिर ये हालात बदलेंगे। जी बिल्कुल, मैं चैलेंज से कहता हूँ, ये जो बातें मैंने कर दी है ना, आज इलेक्शन हो जाए, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना। वो आ रही है अब बीबी साहबा, क्या कर लेगी? इलेक्शन सीटें जीत लेगी, फिर वही बात होगी। दिन रात एक दूसरे पे कीचड़ जो उछाल रहे हैं ना, ये ड्रामा होना है। इलेक्शन हो जाए, कुछ भी नहीं होना। अल्लाह करे कोई बहुत बड़ा सख्त इनकलाब आए। इमरान खान बात तो करते हैं, लेकिन वो छुपे लफ्जों में करते हैं, खुल के कहें कि यहाँ पे सख्त इनकलाब की ज़रूरत है। ऐसे लग रहा है कि यकीनन आप ये जो हालात हैं पाकिस्तान के, इन्हें बखूबी जानते हैं, पिछले दौर भी और अब के भी, और एक बंदे की उबाल नज़र आ रहा है कि आपकी बातों में, कि आपने कंक्लूजन उसका ये निकाला है कि किसी और इन लीडरान से हट के कोई लीडरशिप हो। ऐसा ही है? मैं फिर कोई और लीडर आए? मैं सर हरफे आखिर बात कर देता हूँ, फिर कोई अल्लाह करे कि चीफ आर्मी उठे, इन सब को मरोड़ दे, तो फिर मैं कहता हूँ चलो इनकलाब आ जाएगा। वरना इनकलाब वोटों के ज़रिए नहीं आ सकता। ना तारीख बताती है कि वोटों के ज़रिए। अवाम का फिर कौन सोचेगा? अल्लाह ही अब अवाम का, जी अल्लाह ही हाफिज़ है। कुछ लीडरान जी, लीडरान मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर ये अपना माल बनाते हैं। और बाहर नवाज शरीफ आए ना, उसका भाई अब वजीर आज़म है, उसको किस चीज़ का डर है? आगे बात में अवाम में बात करे, अगर उसकी नीयत नहीं ना ठीक, खरा इंसान तो डरता ही नहीं है। जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती, जो बाहर आनी है वो कब्र में नहीं आ सकती। वो ये सब ड्रामा होना है। मैं कहता हूँ सब ड्रामा होना है और कुछ भी नहीं होना। इलेक्शन आज हो जाए, कुछ भी नहीं होना। अल्लाह करे कि कोई, और ये मसाइल अभी हल नहीं होते नजर। मैं कहता हूँ सर, हम मसाइल उसका हल होगा जो सीट जीत जाएगा, जिसकी हुकूमत है वो उसको सपोर्ट करेगा कि अपने हलके के काम करा लो। जिसकी हुकूमत होती है वो ही करवाता है। अब सर इनकी हुकूमत है, ये क्यों नहीं करवा रहे? बेरोजगारी, महंगाई, सर आप देख, मैं इसके लिए सारा दिन आवाम रोती है। मैं चंद क्या कहूँ, जिस तरह मुबशर लुकमान जैसे अगर साफ़ी है ना इस मीडिया में, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। चंद साफ़ी हैं बस, मैं उनको सुना हुआ है मैंने। समीस इब्राहिम साहब हैं, दूसरे वो
हसन नसार साहब हैं और वो भट्टी साहब हैं, अरशाद भट्टी, काजी साहब हैं चकवाल वाले। अल्लाह करे कि इस तरह काश सारे साफ़ी बन जाए ना, हक की बात करें, तो फिर मेरा ख्याल है कुछ अवाम को शऊर देना साफ़ियों ने देना है। शऊर की ज़रूरत। जी जी, सबसे पहले मैं कहता हूँ शुक्रिया। शऊर जब आ जाएगा ना तो फिर इनकलाब आएगा, वरना इनकलाब भी नहीं आ सकता। नहीं आएगा। चलें जी, शऊर ज़रूरी है। ये हमने साहब से बात की है, अब आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। महंगाई का भी अवाम रोना रोती है। आखिर चीज़ों के एक दिन कीमतें कुछ, उससे अगले दिन कुछ, और ऐसे ये सर्कल चल रहा है। अवाम के लिए दर्द सर है, वबाले जान है, मुश्किलात में इजाफा है। नाज़रीन, मेरे साथ और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद अल्ताफ़ है जी। प्रोफेसर साहब, आप ये बताएं कि बेरोज़गारी मुल्क पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। मैं पहले भी भाई को पूछा था कि कभी तो पाकिस्तान दूसरे ममालिक को ट्रेनिंग दिया करता था मुख्तलिफ मामलात में, वो एविएशन के हों, वो फ़ौजी इस्तादकार हो, वो और कोई ट्रेनिंग हो। पाकिस्तान की जो फर्टाइल माइंड है हमारे पाकिस्तानियों के, और आज हमारे मुल्क की जो जनरेशन है वो पढ़ लिख के या उसके अलावा वो दूसरे ममालिक में जाके अब सर्विसेज दे रही है। क्या बात है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी की वजूहात क्या हैं, आप क्या समझते हैं? जी, सबसे पहले तो बात यह है कि बेरोज़गार की सबसे बड़ी वजह वो हमारा पॉलिटिकल सेटअप जो है ना वो ख़राब है। पॉलिटिकली हम इतना अनस्टेबल हैं जिसकी वजह से ये बेरोज़गारी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अब तो ये हालात हो गए हैं कि जो अच्छे खासे वेल टू डू फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे वो भी अब फाकों पे आ गए हैं। यकीन मानिए, अब महीने का जो बजट है उसको फिक्स करना या उसको मेंटेन करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। मुझे तो ये ख़तरा लग रहा है कि ये खाना जंगी की तरफ हम जा रहे हैं। अब ये होगा कि हम अपने ही भाइयों को काट काट के खाना शुरू कर देंगे। ये हालात हो चुके हैं। हम अच्छे खासे पहले अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन अब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से हम बहुत पीछे रह गए हैं और पता नहीं आगे क्या होना है हमारा। हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अब क्या होगा कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा, क्या होगा, किधर जाएंगे वो, उनका क्या करें, कोई मुस्तकबिल हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी सर्विसेज किसी और कौम को दे दें, अपने ज़हनों को, अपनी काबिलियत को किसी और कौमों को दे दें, ताकि हमारा पेट तो पल सके, हम अपनी ज़िंदगी तो अच्छी गुजार सकें। हम भी इस दुनिया में आए हैं, अब अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आए हैं, गुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं हम यहाँ पे आए। तो जब तक हमारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं पैदा होगी, बशमूल तमाम इदारे, इसमें सिर्फ पॉलिटिकल इदारा नहीं आप कह सकते, इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है, अदलिया भी है, और हमारे जो लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारा तमाम लोगों का जो एटीट्यूड है वो ब्यूरोक्रेटिक बन गया है। हम बहुत ही फंसे हुए, हमारा जो आम तबका है वो बहुत फंसा हुआ है। हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, किसको हम अपनी फरियाद सुनाएं। तो इसके लिए मेरी तो अरबाब इख्तियार से यही अपील है कि खुदारा अपनी अपनी जगह पर रहते हुए तमाम लोगों का भला करें, आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। ये चंद दिनों के लिए आप अपनी ये याशियाँ बंद कर दें, अपने आप को प्रोमिनेंट करना बंद कर दें, अपने बैंक बैलेंस भरने बंद कर दें। खुदारा आम लोगों का भी सोचें, अगर सोचेंगे तो ठीक है, वरना यही आवाम आपके गलों तक आएगी। और ये वो दिन दूर नहीं है कि जब ये आवाम तमाम इदारों के बड़े बड़े लोगों के गलों तक आँचे। तो इसके साथ मेरी अरबाब इख्तियार से यही अपील है कि खुदारा हम आम बंदे का ख्याल करें और इस पाकिस्तान को जो खुदा दादे मुमलिकत है इसकी हिफाजत करें। अच्छा सर, ये हर साल होता है जब भी ये जनरल इलेक्शंस होते हैं 5 साल के बाद, और बीच में भी जो ज़िमनी इंतखाब हों, तो जो अरकान हैं जिन्होंने मुंतखब होना होता है वो हलकों में आते हैं और ये कहते हैं कि हमें वोट दें, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और फिर उस हलके की आवाम की जो हालत पहले थी ठीक वही रहती है। ये नाली वगैरह सीवरेज का मसला ज़रूर हल हो जाता है, लेकिन जो हमारे नौजवानों के मसाइल हैं, जो हमारी जॉब्स के मसाइल हैं, जो बेरोज़गारी के, महंगाई के, वो जूँ के तू रहते हैं। ये आपने बीच में एक बात इनकलाब की भी की है, तो क्या अब इनकलाब ही इसकी अब ज़रूरी है इसके लिए, इस सब के लिए? देखिए जी, जब किसी कौम को हद से ज़्यादा आप बिगाड़ की तरफ ले जाएंगे, उसको डोमिनेट करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली एक भूखा इंसान ने गले को आना है।
भूखे इंसान ने गले को आना है तो वो इनकलाब का पेश खैमा होती है। अब ये जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वोट लेने के लिए आते हैं, हमारी गरीब आवाम सिर्फ उनके पैसों और उनके रुतबों और उनके मुकाम के पीछे लग जाती हैं। वो दूरअंदेशी का नहीं सोचते और ये नहीं सोचते कि यही लोग जिनके पीछे हम लगे हुए हैं यही हमारे पेट फाड़ेंगे। हम आम लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिनको हम वोट दे रहे हैं क्या वो हमारे लिए, हमारे मुल्क और कौम के लिए ठीक है, काम करेंगे। जस्ट आप अपने पेट को ना देखें, लोगों को भी देखें। जब मुल्क इस्टेब्लिश होगा, मुल्क खुशहाल होगा तो आम बंदा भी खुशहाल होगा। और ये इन पॉलिटिशियन ने मुल्क को खुशहाल नहीं होने देना। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि हर बंदा अपनी जगह पर रह के अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो और बात हो पॉलिटिशियंस हों। तो अपनी जगह पर अपनी ज़िम्मेदारी अब निभाएं, ना कि किसी की ज़िम्मेदारी को अपनी ज़िम्मेदारी बना दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और एक साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर आप बताएं कि कोविड में हमने सुना था, ये कुछ 1-2 साल पहले की बात है, कि मुख्तलिफ जो सनती यूनिट्स हैं वो बंद हो गए, या जो फैक्ट्रियों में से उन्होंने जो कारकुनान थे, उसके वर्कर्स थे, उन्हें निकालना शुरू कर दिया। अब भी हम यही सुनते हैं फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। लाहौर में फीड की बड़ी फैक्ट्री बंद होने का ऐलान, छोटी फैक्ट्रियों ने बंद कर दी गई। तो हम और आपके बच्चे या हमारे भाई या आपके बेटे या भाई वही अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो सर उन्हें कौन नौकरियां देगा? रियासत माँ होती है, रियासत माँ होती है, तो माँ के बच्चे रुल रहे हैं, कैसे ठीक होगा? असल में प्रॉब्लम ये है कि जो रियासत है ना वो माँ वाला किरदार अदा ही नहीं कर रही। रियासत को आप ऐसे समझ लें कि जो हमारा सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम वो करप्ट माफिया के उसमें शिकंजे में आ गया है। पूरा जो करप्ट माफिया है वो बरसर इक़्तिदार है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें पॉलिटिशियंस शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है। ये पूरे का पूरा जैसे आप समझ लें कि एक माफिया, और ये सारा करप्ट माफिया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद को देख रहे हैं, अपने जो कौमी मफादात हैं उनको नहीं देख रहे। अगर ये पूरा माफिया बेशक यही रहे, इक़्तिदार में रहे, हमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद को छोड़कर अगर कौमी मफाद को तरजीह देना शुरू कर दें, मतलब माँ का ओरिजिनल माँ का किरदार अदा कर दें, तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमारी जो ये पूरी सरज़मीन है और पाकिस्तानी कौम है, ये इतनी फर्टाइल है, इतनी फर्टाइल है, आपने पहले अपने इंट्रो में भी ये बताया, इतनी फर्टाइल है कि पूरी दुनिया को ये लीड कर सकते हैं। ये जहाँ भी गए हैं, जिस शोबे में गए हैं, यहाँ एक डॉक्टर बनता है, यहाँ उसे जॉब नहीं मिलती, वो बाहर जाता है, उसे हाथों हाथ लेते हैं और वहाँ का वो हेड भी लग जाता है। यहाँ का इंजीनियर है, उसे यहाँ जॉब नहीं मिलती, अगर वो कोई चीज़ इन्वेंट करने की कोशिश करता है और अगर कर लेता है तो वही करप्ट माफिया उसको इतना दबाता है, वो कहते हैं जी कि ये जो आपने इन्वेंशन किया ये हमारे नाम लगाओ, ये आपके नाम की नहीं होगी। वो यहाँ से छोड़ के बाहर चला जाता है, वहाँ उनको अच्छी चीज़ बना कर दे देता है। तो प्रॉब्लम वही है कि माँ का किरदार इस रियासत ने अदा करना, और रियासत तब अदा कर पाएगी कि जो रियासत के करता धरता हैं वो सारे करप्ट माफिया हैं। वो अपनी करप्शन थोड़े अरसे के लिए, हम कहते हैं जी कि बेशक बाद में शुरू कर लें, करप्शन फिर शुरू कर लें, लेकिन एक दफ़ा तो ओरिजिनल माँ का किरदार अदा करें। एक का सोचना, जी वही मुल्की मफाद है, उन्हीं लोगों का सोचना होगा जिनके वोट के ठप्पे से मैं इसकी एक मिसाल इस तरीके से देता हूँ कि वो मतलब वो मज़हब के हवाले से बात आ जाएगी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो उनके वो जो सारे मुखालिफ हुए वो कौन थे? क्या उनके दुश्मन थे? उनके सारे रिश्तेदार, या उनके चचा थे ना, उनके कज़न थे सारे। अगर उस माहौल को आज आप देखें कि मैं जितना मर्जी बुरा हो जाऊं या जितना मर्जी अच्छा हो जाऊं, मैं जितना बुरा हो जाऊं, जितना मर्जी अच्छा हो जाऊं, जो मेरी फैमिली है, जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो कम अज़ कम मेरे मुखालिफ नहीं होंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ क्यों हुए? उनके अपने करीबी रिश्तेदार। वजह यही थी कि उन्हें ये पता था कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ता हमें बता रहे हैं ये सही रास्ता है और इसमें ही कौम ने इकट्ठा होना है। उनके ज़ाती मफादात वहाँ आ गए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वो मानते तो लाज़मी बात है जो हज के दौरान मक्का मुकरमा में पूरी दुनिया से उस वक्त लोग इकट्ठे होते थे और उनका जो वहाँ कारोबार ज़िंदगी चलता था वो ठप हो जाना था। उन्होंने अपने
पेट के लिए सोचा, अपने ज़ाती मफाद को सोचा और उस ज़ाती मफाद में ही दब के ख़त्म हो गए। कितने साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, विद इन 30 ईयर सारे ख़त्म हो गए, उनका नाम ख़त्म हो गया। सेम यही यहाँ होना है। ये जो अब करप्ट माफिया है, अगर इन्होंने अपना फ़ायदा ना छोड़ा, अपने ज़ाती मफादात ना छोड़े, तो 70 ईयर्स तो पहले गुजर गए हैं। 5 साल और सही, 10 साल और सही, ये कितना और कर लेंगे। इन्होंने भी डूबना ही डूबना है। आज इमरान खान के वो ये नहीं कह रहा जी कि वो कोई सही बंदा है, लेकिन इमरान खान ने इस करप्ट माफिया को एक दफ़ा जो है इनके सामने उसने स्टैंड लिया है। वो थोड़ा सा 5%, 10%, 20% कामयाब हो जाएगा, उसकी जगह कि कोई और ले लेगा। यकीनन लेनी है, पाकिस्तान ख़त्म होने के लिए नहीं बना, तो कोई ना कोई आएगा, इमरान खान के बाद कोई और आ जाएगा। हो सकता है जैसे एक जो है ना वो बात थी जब कुछ लोगों ने आप सल्लम को अर्ज़ की ना कि या रसूलुल्लाह इनको जो है मार दें, इनको जो है आप मुआफ़ क्यों कर रहे हैं, ये इन्होंने फ़लाँ कत्ल किया हुआ है, ये फ़लाँ हमारा जो है नुकसान किया हुआ है, तो जब ये जंग में हमारे काबू में आ गए हैं तो इनका हम भी सर उड़ा देते हैं। तो आप सल्लम ने फरमाया नहीं, इन्हीं में से और इन्हीं की औलादों में से ही मुझे जो है खुशबू आ रही है कि उन्होंने आगे इस्लाम फैलाना है। तो ये जितने माफ़ी हैं, हो सकता है इन्हीं की औलाद में से कोई और आकर इन्हीं को ख़त्म कर दे। तो लेकिन अगर ये अपने का सोचना चाहिए, ये आपका आवाम का सोची, यकीन जाने तो ये माँ का किरदार अदा करेंगे और हम जो है इनके साथ। थैंक यू जी, वेलकम। थैंक यू। नाज़रीन, अभी मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? जी, मेरा नाम मोहम्मद हसन वसीम है। और क्या करते हैं आप? जी, आई एम डूइंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम FC कॉलेज। FC कॉलेज। जी जी। अच्छा, तो किस उसमें हैं, क्या स्टडी क्या कर रहे हैं? मेरी जो अकाउंटिंग एंड जी जी है, फाइनेंस से रिलेटेड डिग्री है मेरी। और कौन सा ईयर चल रहा है? मेरा बस लास्ट सेमेस्टर है। सेमेस्टर लास्ट। अच्छा, नौजवानों में बड़ी एक तज़ब्ज़ब की कैफियत पाई जाती है कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी की वजह से हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं वो डिग्री तो हासिल कर लेते हैं लेकिन बैरून मुल्क जाकर जॉब को तरजीह देते हैं। ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, ये अनएम्प्लॉयमेंट की तो एक बहुत बड़ा मसला है जो पाकिस्तान इस टाइम फेस कर रहा है, और हमारी बहुत सारे जो यंग जनरेशन है वो बाहर जाने में इसलिए मजबूर है क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट है वो बजाय कि वो PTI हो, चाहे वो नून लीग हो, जो भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट से आपकी, उन्होंने कभी ज़िंदगी में वसाइल की तरफ तवज्जो देने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ कागज़ों पर कहते हैं कि कागज़ों पर पॉलिसी बनाएंगे, जी हम बेरोज़गारी का ख़ात्मा करेंगे, लेकिन उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आज तक नज़र नहीं आई। और जो होनी चाहिए, क्योंकि हमारी इकॉनमी के जो सेक्टर्स हैं जैसे IT हैं, हमें इस टाइम IT में बहुत ज़्यादा हाई टेक्निकल लेबर फोर्स की ज़रूरत है, IT स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है जो कि नाकासिर है पाकिस्तान में। और अगर पाकिस्तान का IT सेक्टर ही बूम नहीं करेगा तो पाकिस्तान की तरक्की कम मुमकिन है। अब जैसे आप बाहर के ममालिक से कंपेयर करें, चाइना वगैरह, वहाँ पे हर बंदा जॉब कर रहा है, हर बंदा अपनी अपनी एफर्ट कर रहा है, जिससे इकॉनमी आपके ऊपर जा रही है। पर यहाँ पर तो सिर्फ बातें कागज़ों पर ही होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ पर है नहीं। और करप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इनको सोचना चाहिए, पाकिस्तान की हमारी यंग जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये मुल्क हमारे से ही है। हम यंग जनरेशन की अगर नीड्स पूरी नहीं हो रही, हम यंग जनरेशन की अगर नीड्स सही तरीके से पूरी फुलफिल नहीं हो रही, तो क्या फ़ायदा ऐसे हुक्मरानों को और ऐसे मुल्क का, ऐसे मुल्क की चलाने का। बिल्कुल ठीक। आपने IT का बोला है, तो क्या आप नहीं समझते कि IT में उस कदर है हमारे एम्प्लॉयमेंट के, यानी उसमें रोज़गार है कि हमारे नौजवान उसकी तरफ आ सकें? जी, IT के अलावा भी बहुत ज़्यादा सेक्टर्स हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं जिन्होंने UT से इंजीनियरिंग की हुई है, सिविल इंजीनियरिंग, बट वो एजुकेशन में काम कर रहा है। कोई मतलब उसको UT से इतनी वो अच्छा स्टूडेंट और उसने इतने अच्छे मार्क्स लिए हों वहाँ से, पर उसको जॉब्स नहीं, क्योंकि आपकी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। इंडस्ट्री हैं भी तो वो चल रही है नहीं, मतलब आपकी तवज्जो है नहीं, आपकी इंडस्ट्रीज़ की तरफ तवज्जो नहीं, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी, तो ये अराइज तो होगा इशूज़ वजह से। नौजवान इसकी वजह से परेशान है, इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। जी, नौजवान तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जब किसी भी इसका सब्जेक्ट्स का इंतखाब करते हैं
या जब आपकी डिग्री होती है या मैट्रिक की करते हैं, इंटर करते हैं, तो क्या नौजवानों में ये चीज़ें है कि हम ग्रेजुएशन कौन सी स्टडीज़ में करें, क्या हमें जॉब मिलेगी या नहीं, क्या ये भी आंसर पाया जाए? जी, नौजवान तो ऑब्वियसली जब अब वो कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जैसे अब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा भी यही ड्रीम है, मेरा एम है कि मैं कोई फाइनेंस स्पेशलिस्ट बनूँ या फाइनेंस करूँ। बट अल्टीमेटली हमारे जो नौजवान हैं उनकी खोपड़ी में यही सबसे पहले आता है कि हमने बाहर जाना है, जर्मनी जाना है, हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, कहीं सारे भाग रहे हैं, फिर ये मुल्क अकेला ही रह जाएगा, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि सारे भाग रहे हैं। क्योंकि उधर आप उधर वो देखें ना, उनकी इकॉनमी वहाँ पे 8-9 लाख रुपए वो कमा रहे हैं, और यहाँ पर 30-40 हज़ार रुपये दे रहे हैं। 30-40 हज़ार से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। 30-40 हज़ार रुपये आप उनको दे रहे हैं, वहाँ पे वो 10 लाख रुपये कमा रहे हैं, वो उधर ही बाहर ही जाएंगे ना। इधर उन्होंने क्या घास चाड़ना है उन्होंने। ये वजह है, जी, ये वजह है। इस वजह से जाते हैं। जी। और ये ठीक कैसे होगा? आपको क्या लगता है? आखिर यंग हैं, आप देखते होंगे, इकोनॉमी को भी समझते होंगे, आखिर अखबार का मुतालिया, जो इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान है उसे भी स्टडी करते होंगे। क्या लगता है हल क्या है इसका? जी, इसका हल यही है कि आप जो हैं वो करप्शन का सबसे पहले अपने मुल्क से ख़ात्मा करें। आपके जो हुक्मरान हैं वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर हों, बजाय कि वो रैदर कि वो ब्लेमिंग करें एक दूसरे के ऊपर कि आपस में लड़ते रहें। वो अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो मुल्क की तरफ तो मैं कहता हूँ तवज्जो तो आपके इस तरह एजुकेशन सेक्टर, आपके मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, तो आपके सारे सेक्टर तो मुतासिर होंगे। तो आपके हुक्मरान सीरियस हों इस इशू को लेकर, आपके हुक्मरान अपनी इंडस्ट्रियों को आगे लेकर जाएँ। अगर उनकी इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा होंगी, अगर आपके मुल्क में IT सेक्टर बढ़ेगा, आपके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह काम होगा, आप बाहर से इतनी ज़्यादा वो करते हैं, बाहर इतनी इंपोर्ट आप करवाते हैं, वहाँ से इतनी महंगी ये चीज़ें, जैसे सैनिटाइज़र का हुआ कोविड के अंदर, आप खुद भी तो मैन्युफैक्चर कर सकते थे। आपने कोविड के दौरान भी कोई पॉलिसीज़ नहीं ऐसी बनाई कि उसको मतलब इमीडिएटली जो वो होता है ना कि फ़ौरन उसको पकड़ लेना, जड़ को, मुसीबत को, वो चीज़ नहीं है हमारे हुक्मरान में कि जड़ को मुसीबत से पकड़ें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। प्लानिंग जब करें लॉन्ग टर्म करें, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग की 2-3 साल तक, एक गया 5 साल बाद अगला आ गया, 5 साल बाद फिर गया, वो अगला ड्रामे स्टार्ट हो गए। तो हमें ड्रामे नहीं चाहिए, हमें ये कि हमारी हुक्मरान जो है वो सीरियस हो इस इशू को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली आपके सारे नौजवान तो मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, तो फिर आप इधर अकेले फिर मुल्क चलाना, फिर यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह ना करें ऐसा नहीं होगा। आप तो अभी तक तो सूरत हाल यही लग रही है, अगर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मोस्टली लोग जा रहे हैं, वो कम ही हैं जो बेचारे मजबूर हैं, जो अफोर्ड, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन भी फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकती, बट मोस्टली जो लोगों का है ना, यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मे बी वो इंजीनियरिंग के हों, उनका यही एम होता है कि हमने अब इंजीनियरिंग कर ली है, अब हमारा बाहर कोई बहुत बड़ा गोल है, बाहर हमें 10-12 लाख, 11 लाख, 13-14 लाख रुपये हम आराम से कमाएंगे, PR हमें मिलेगी। आप अपने मुल्क में ऐसे रिसोर्सेज पैदा करेंगे, हमें बाहर जाना ही ना पड़े। हमारा मुल्क किस तरह कम है, हमारे मुल्क में हमारे पास भी हर चीज़ है, लेकिन उन्हें यूज़ करने की, यूटिलाइज करने की, उन्हें यूटिलाइज करें, सीरियस होकर इस इशू के बारे में सोचें, अवाम के बारे में सोचें, क्योंकि अवाम से ही ये लोग ऊपर आए हैं, अवाम इनको नॉमिनेट करने वाली है, और हम लोगों ने नॉमिनेट इनको इस वजह से नहीं किया था कि ये अपनी नाअहलियों की वजह से इस तरह करें। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं एज अ जनरल एक अवाम के तौर पर बात करता हूँ, जो पाकिस्तान का एक बंदा है, पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके राइट हैं, और लोगों को ख़ास तौर पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को अपने राइट्स के बारे में बोलना चाहिए। और ये हमारे राइट्स हैं, इतनी ज़्यादा फंड होता है, आपका बजट होता है, आपका बजट मतलब आपका बजट आपका सही तरीके से स्पेंड नहीं हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में, वो बजट कहाँ जा रहा है आपका? आप तो कहते हो कि आप इतना टैक्स इकट्ठा करते हो, हमसे ही करते हैं ना टैक्स। अब यूनिवर्सिटी में जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हम लोग मतलब आप यकीन करें, हमारे लाखों में ऑलमोस्ट इतनी हमारी फीसें हुई हैं टैक्स डाल के, 3-3, 2-2 लाख तक हमारी फ़ीस पहुंची हुई है। तो एक तो हमसे टैक्स भी इकट्ठा कर रहे हैं, और हम लोग, ठीक है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स अदा करना अकॉर्डिंग टू द लीगल कोर्ट ऑफ लॉ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर ये है कि आप जब टैक्स इकट्ठा करते हैं तो वो आप इंडस्ट्रीज़ पर लगाएं, वो आप इंडस्ट्रीज़ पर उसकी तवज्जो दें, इंडस्ट्रीज़ को उससे उभारें, इंडस्ट्रीज़ उससे ग्रूम करें आप, कि उससे आपकी इंडस्ट्रियाँ बढ़ें आप। और ये जब बढ़ेंगी तो फिर आप लोगों को, हम लोगों को जॉब मिलेगी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, आप बच्चों को जॉब मिलेगी, बच्चों को जॉब मिलेगी। और आपके देखें, आपके जो पाकिस्तानी अवाम है, वहाँ आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स हैं, ना कि आप ये समझें कि गोरों के पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड है, आपके पास बहुत खुद एक एक्स्ट्रा माइंड है। आप अगर आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह दें, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, MBBS डॉक्टर हैं, और माशाल्लाह मेरी फील्ड के अंदर भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत
इंटेलिजेंट है, जीनियस है, तो पाकिस्तान में तो अच्छे से यूटिलाइज अगर करेंगे तो मुल्क का ही नाम होगा, मुल्क को फ़ायदा होगा। देखें जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो हम यंग जनरेशन है, वो पाकिस्तान का एक वैल्यूएबल एसेट है। जैसे एक आईटी सेक्टर इम्पोर्टेंट है, वैसे एक ये जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में सोचना चाहिए, इनकी ग्रूमिंग के बारे में। आप इनके सबसे पहले इनके जो इश्यूज़ आते हैं, इनके इश्यूज़ क्या क्या आ सकते हैं, इनके मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं। करिकुलम में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको क्रैमिंग करवाते रहे हैं स्टार्ट से। बट आई हैव लर्नड एट दैट टाइम कि क्रैमिंग का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि आप मैट्रिक में ऐसे याद करते हैं और वही आपने लिखना होता है। और सबसे बड़ी तलीमी इदारे का आपके सबसे बड़ी नाअहली ये है, अनएम्प्लॉयमेंट की एक सबसे बड़ी ये वजह है कि लोग क्रिएटिव नहीं ज़्यादा। मिनिमम मतलब पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी जो क्रिएटिव नहीं है, रट्टे पे गुजारा कर रहे हैं। अब आपको 9वीं 10वीं से लेकर आपको मैट्रिक में ऐसी तालीम दी जा रही है जिसके अंदर आप रट्टे लगा रहे हैं, और आप क्या कहते हैं, आपने जी एक अब ऐसे याद करना है, विजिट टू स्कूल, आपने वही जो एग्जामिनर के मुताबिक आपने लिखना है, रटा लगा प्रेजेंटेशन आपने करनी है। एग्जामिनर अपनी बुड्ढी से बस लड़ कर ना आया हो, उसने आपको चेकिंग में इतने इश्यूज आते हैं, कुछ लोग डीमोटिवेट इस वजह से हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप अपना सबसे पहले तालीमी निज़ाम को ठीक करें, आप अपना क्रिएटिव लेकर आएँ, कोई केस स्टडियाँ वगैरह दिया करें, कोई अपने पाकिस्तान के ऊपर लोगों को वर्कशॉप्स वगैरह कराएं, क्रिएटिव वर्कशॉप्स वगैरह करवाएं। तो ये ज़रा इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। एक नौजवान जो समझता है, जो सोचता है, वो आपने हमारे नाज़रीन को बताया, आपका शुक्रिया। सर मैं छोटा सा इदारा है, उसमें पढ़ाता हूँ, जो आप करते हैं, स्कूल। हाँ जी। तो कैसे चल रहे हैं हालात? हालात तो बस टफ ही हैं, बस अल्लाह के टफ है, बहुत ज़्यादा ही टफ। सर ये क्या बात है, जिस बंदे से बात करते हैं हालात टफ ही वो कहता है टफ हैं, सबके टफ ही चल रहे हैं। अल्लाह ही चला रहा है निज़ाम। बस अगर हम देखें हमारी गवर्नमेंट जो भी मामला चल रहे हैं उस पर जाएँ तो कुछ ऊपर वाला की अपनी मदद के तहत ही चल रहा है, ऊपर वाला मदद करे तो निज़ाम चल रहा है। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो कोशिश तो हर इंसान करता ही है ना, बाकी अल्लाह तो ज़रूर, जब हम अब एफ़र्ट तो इंसान नहीं करनी है ना, तो अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होती है। तो अगर ये जो इंसान, मसाइल हैं, इनका हल क्या नज़र आता है? इनका हल बेसिक हम तो यही समझते हैं कि कोई प्रॉपर गवर्नमेंट आ जाए तो शायद कोई हालात बेहतरी की तरफ चल पड़े। हर इंसान यही महंगाई का एक बहुत बड़ा इशू है, आए रोज़ हम उसमें दबते चले जा रहे हैं, महंगाई में आवाम रोती है, आहू बका रोज़ाना हम सुनते हैं, गरीब बिलक रहे हैं, बच्चे उनके भूखे सो रहे हैं। ये कैसे मामला चलेंगे? मुझे लगता है बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा ये अंसर है। 4.35% बेरोज़गारी है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। हमारा नौजवान है वो तज़ब्ज़ब का शिकार है। क्या देखते हैं आप? सर बेसिक हमारे हुक्मरानों की आपस की लड़ाई है ना, हमें मारा हुआ है। अगर ये ऊपर वाले ठीक हो जाएं तो निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कुर्सियों के पीछे पड़े हुए हैं, आवाम का कोई भी नहीं सोचता। अगर हम किसी को भी उठा के देख लें, हर बंदा यही समझता है कि बस मेरे पीछे प्रोटोकॉल हो, प्रोटोकॉल की लड़ाई है, बाकी तो अल्लाह ने इनको सब कुछ दिया हुआ है। महंगाई इनके लिए तो मसला नहीं है ना, गरीब के लिए मसला है। गरीब पिसता चला जा रहा है, अमीर अमीर से होता चला जा रहा है। इनको तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ये तो सिर्फ अपने इनके आगे हूटर हों, पीछे प्रोटोकॉल लगाओ, उसकी जंग है। हर बंदे की ये जंग है बस। इसकी वजह से सारा पाकिस्तान पिस रहा है। अगर ये लोग मुखलिस होकर बैठ गए हैं तो मैं उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह भी अपनी मदद भेजेगा। लीडरान की वजह से आवाम पिस रही है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के हुक्मरानों की वजह से हम पिस रहे हैं। हुक्मरानों की वजह हाँ जी, से, और अगर वो ठीक हो जाएं तो ये निज़ाम बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर? पुलिस में। पुलिस। जी अच्छा सर। मुझे ये बताइएगा, बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है। जी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो पढ़ लिख के बाहर के ममालिक में क्यों जाना पसंद कर रहे हैं? सर बेरोजगारी की वजह से हालात से ना डकैतियाँ बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, और हम भी मुलाजम है, सरगोदा से आए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा ना किराए वगैरह सब कुछ जो है ना, वो इस वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, हर चीज़ में महंगाई होगी है। जी सर। उसी की वजह से बेरोजगारी। जी वो
देखते हैं ना, सुनते हैं कि साथ वाला जो है ना बाहर गया है तो उसके हालात ठीक हो गए हैं। चोरी छप्पे जाते हैं, डंके लगाते हैं, तो जो भी उनके पास होता है तो प्लाट वगैरह सब कुछ दाव पर लगा कर बाहर चले जाते हैं जी। और नौकरी वगैरह मिल नहीं रही जी। अभी इधर भर्ती है एमटी पंजाब में, तो पूरे पंजाब से बच्चों ने अप्लाई किया है। बेचारे वो बताते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या लगता है बेहतरी हो जाएगी? इस हुकूमत में तो मुश्किल है, शायद पीटीआई या कोई और सिस्टम आ जाए तो फिर। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी। क्या करते हैं आप? मैं इधर काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। कितनी आमदनी हो जाती है? आमदनी 20 हज़ार पर। उसमें सर कैसे गुजारा होता है? जैसे 20 हज़ार में क्या गुजारा हो सकता क्या है? गुजारा होगा सर? अगर किराए का मकान हो और ये तो वो मकान का किराया देंगे, घर के यूटिलिटी बिल्स देंगे, ग्रोसरी करेंगे, बिजली के बिल देंगे, 20,000 का तो सर बहुत घर में क्या, घर में जो खर्चा होता है ये पूरा नहीं चलता, ये रब की ज़ात है जो चला रही है। सर क्या यही वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमारा जो पाकिस्तानी नौजवान है वो मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जॉब करने को तरजीह दे? इसीलिए जा रहा है ना, यहाँ पे तो कोई काम धंधा तो है नहीं, कारोबार है नहीं। ये जो हुक्मरान हैं, ये हमारे नुमाइंदे, ये अपने झगड़ों में पड़े हुए हैं। कोई बोलता है मैं आऊँ, कोई ऐसे जो छोटे आदमी हैं इनका बेचारों को कुछ बनता ही नहीं है। सारा दिन आदमी काम करता है, उसमें क्या बनता है? 500-600 दिहाड़ी, 700 दिहाड़ी में क्या बनता है? अब ये घी देख लो, एक पैकेट में 3-4 दिन निकलते हैं, 4-5 आदमी घर में खाने वाले होते हैं, उसमें क्या बनता है? इसीलिए तनख्वाहें बहुत कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पे ये ना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। जो गरीब, जो पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादा तौर, वो तो चलो दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ऐसे ही मार खाते रहते हैं सारी उम्र, ऐसे उनको निकल जाती है। अब क्या करें? अब सर ऐसे क्या लगता है कि ये मसाइल कब हल होंगे? मसाइल यही है, रब की ज़ात ही है कुछ करे था। ये जो हुक्मरान है हमारे, ये तो ये इनका बस अल्लाह ही हाफिज़ है। उन पे भरोसा नहीं? नहीं, कोई नहीं है ऐसा आदमी, कोई अच्छा आदमी है ही नहीं। जो ही आता है जी बस मैं ही हूँ, पहले कुछ दिखाते हैं, बाद में कुछ हो जाते हैं। अब क्या, किस पे करें, किस पे ना? पहले वादे करते हैं, पहले वादे तो बहुत है ना, अब क्या करें? अब फिर सारा अवाम उन्हें ही वोट करती है, उन्हें सिलेक्ट करती है। ये खबरें वबरें सुन के जो आदमी हमारे जैसे तो वैसे वो देखते हैं ना, बहुत परेशान हो जाते हैं। ये पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं। अब क्या करें, इनको क्या कह सकते हैं? अब जो इनको जो बड़े छोटे लोग हैं, इनका कोई ऐसा वैसा किसी का केस हो जाए, उसको मार के ऐसे तो बेचारा उधर ही मार जाते हैं। ये बड़े लोग हैं, अब खबरों में देखते हैं ये अब इसको रिलीफ मिल रहा है, इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है। अब दूसरा आदमी क्या करे? जब हमारे जैसा कोई इनके हाथ चढ़ जाए, उसका तो मार के ऐसे चूबर निकाल देते हैं। हमने तुमने ऐसे किया क्यों? इनको उसकी देख, लाठी, उसकी भैंस, उसकी भैंस, उसके हाथ में डंडा है या पैसा है, उसी उसी की सुनी जाती उसी के सुने जाते हैं। जिसके बंदे पास पैसे, उसके आगे पीछे होंगे 10 बंदे, 10 पीछे होंगे, 10 आगे होंगे। आओ सर जी, आओ सर जी। हम ही इंसान हैं, हम ही, हमारे के हाथ नहीं है, उनके बहुत ज़्यादा हाथ हैं या कैसे? इसलिए बस क्या करें, क्या कर सकते हैं? है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, बात ये है कि इस वक्त बेरोज़गारी, महंगाई और ये ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है वो शदीद परेशानी का शिकार है। लोग जो हैं वो दुहाइयाँ देते हैं, पहले वो उन लोगों को जिन्हें वो वोट किया है उनके लिए नारे लगाते हैं, बाद में जब टेन्योर, जब वो लोग इलेक्टेड हो जाते हैं, मेंबरान बन जाते हैं कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बलियों के, फिर वो इन लोगों से जो गैप हो जाता है और अवामी मसाइल जूँ के तू रहते हैं, फिर अवाम अपने मसाइल आखिर बताए तो बताए किन्हें। बेरोज़गारी जो है वो एक यकीनन बहुत बड़ा मसला है, एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से हमारी अवाम दिन ब दिन ज़हनी कर्ब का शिकार हो रही है। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इस बारे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या नाम है? रईस खान। खान साहब क्या करते हैं? मैं यहाँ पेशाब करता हूँ। किस चीज़ की? चाय की दुकान है हमारी। कैसा चल रहा है? बस नॉर्मल ही है। महंगाई का दौर है तो चल रहा है। महंगाई का दौर है, पहले जैसा नहीं चल रहा, क्योंकि जिम्मेदारियाँ लोगों पे बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो चीज़ें नहीं ले सकते हैं। हाँ, एक बंदे की 700 रुपये दिहाड़ी होती है, वो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या कमा सकता है ये 700 रुपये में? हाँ, ऊपर से इतने बिल और ये महंगाई। हमारे लीडरों को थोड़ा सोचना चाहिए कि यार इन विचारों पे थोड़ा रहम करें। वो तो सिर्फ बोरियां के लिखने हुए बस
अपने ही घर के लिए कमा रहे हैं और तो कुछ भी नहीं है। हाँ, और आवाम से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग थोड़ा समझदार बन जाए। आवाम कैसे समझदार? आवाम इस तरह समझदार बन जाए, पहले वोट देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, प्लान आइडिंगा, फिर बाद में ये लीडर हमारे पास बिल्कुल पूछते ही नहीं है कि आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ है। इस वजह से क्या आप इनको बिल्कुल वोट ही ना दो। हाँ, ये सारे लीडर करप्ट है, चाहे जो भी हो, थोड़ा सोचना चाहिए। हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार हैं बहुत ज़्यादा। आए दिन हम सुनते रहते हैं फ़लाँ फैक्ट्री बंद हो गई, फ़लाँ यूनिट बंद हो गया। आखिर उस यूनिट में काम करने वाले जो नौजवान हैं या जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, आखिर बुज़ुर्ग तो नहीं होते, अगर बुज़ुर्ग भी हों लेकिन ज़्यादा जो उनमें तादाद है वो नौजवानों की है। वो जब अनएम्प्लॉय हो जाएंगे वो मुख्तलिफ़ किस्म के गलत इल्लत में भी लग जाते हैं। इसके अलावा जो उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं उनका सही इस्तेमाल भी नहीं हो पाता। तो वो लोग जो कि एक बार अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं तो वो मुश्किल से कहीं पे सेटल होते हैं, ऐसा भी मामला आते हैं देखने में। तो क्या आप समझते हैं कि इनका हल क्या है और ये बेरोज़गारी क्यों बढ़ती जा रही? बेरोज़गारी तो इसलिए बढ़ती जाए क्योंकि हमारे लीडर जो है ना बिल्कुल करप्ट है। कोई सच की बात करे तो कल वो बंदा बिल्कुल रहता ही नहीं, उसको गोली से मार देते हैं। और रही आप फैक्ट्रियों की बात, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है क्योंकि उनके मालिक पे प्रेशर बहुत होता है। महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल गैस कहाँ तक पहुँच गया। इस वजह से कल वही बंदे मजबूरन या खुदकशी कर लेते हैं या नशा शुरू कर देता है, फिर रोडों पे भिखारी बन जाते हैं। यही है, हमारे लीडरों को थोड़ा सोचना चाहिए, मुल्क की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो तो बस सिर्फ मैंने जिस तरह पहले आपको कहा कि बोरियां उन लोगों ने पीठ पे बांधी हुए मुल्क को ही लौटी जा रहे हैं और कुछ ही नहीं है। बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इन आराम खोरों से बचाए, ये लीडरों से। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी मामले पर मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? शहरयार। शहरयार साहब क्या करते हैं? बस सर छोटे मोटा काम है, चाय की दुकान पे बस। और आप लाहौर के रहने वाले हैं? नहीं, हम स्वाद के रहने वाले हैं। तो स्वात में ये काम उधर भी हो सकता है, आप इधर क्यों आए? यार हालात आजकल आपको पता है कि मुल्क में कैसा हालात चल रहे हैं, क्या हालात है और किस तरह महंगाई है, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है। तो अपने इधर भी गुजारा नहीं होता तो उधर क्या हो जाएगा? कारोबार है, उधर कारोबार नहीं है, उधर भी कारोबार नहीं है, इधर पहला कारोबार था, अब इधर भी ख़त्म हो आप गया। छोड़ के इसलिए आए थे कि लाहौर में मुझे ज़्यादा आमदनी हो। यही तो, अपना घर, अपना बच्चे सब छोड़ के यहाँ पे आए, इस कमाने आ रहे हैं। यहाँ पे वो पहला वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, पहला कुछ बचता था, अब कुछ भी नहीं बचते। अच्छा, बिल्कुल बेरोजगार, बिल्कुल कारोबार की बेड़ा ही कर दिया इन लोगों ने। जो ये टोलाया है अभी ना, इन लोगों ने कारोबार के बेड़ा कर दिया है। कुछ समझ नहीं लगा क्या करे बंदा। इतनी महंगाई है, अगर 3 दिन में काम करूँ, 3 नहीं बल्कि 4 दिन में काम करूँ तो एक आटे तोड़ा नहीं खरीद सकता। तो इस पाकिस्तान में रहने का फ़ायदा क्या है? मजदूर लोग हैं यहाँ पे, 600-700 रुपये दिहाड़ी रहते हैं। आगे से मुल्क हालात ये है, घर पे बच्चे भी है, बीमारी भी आ सकता है इसमें। तो क्या करें, करना क्या चाहिए? अब ये आप भी हमें बताएं ना, फिर पाकिस्तान में रहना भी मुश्किल हो गया है। छोटे भाई हैं आप? जी, छोटे 3 भाई है मेरा। क्या करते हैं? वो पढ़ते हैं। जो आपसे छोटा है वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? एक 7वें क्लास में और एक 3रे क्लास में। बच्चों भाइयों को पढ़ाएंगे आप? इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे, तो वह भी घर के मेहनत करेंगे कि उन्हें पढ़ाएं? हाँ, मेहनत तो करते हैं, जाहिर बात है, मेहनत तो बहुत करते हैं। भाइयों को भी पढ़ाए, जो सिस्टर है उनको भी पढ़ाए, उनको भी पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन इतना वसीला है नहीं। आपको पता है कि घर के खर्चे ही पूरे नहीं होते, तो बच्चों को फिर जितना हमारे से हो सकता है हम पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर छोड़ेंगे ही, क्योंकि बेरोजगारी है, काम है। जी। अच्छा, भाई पढ़ लिख जाते हैं, छोटे भाई को क्या बनाना चाहेंगे कि पढ़ के क्या बने? बहरहाल एक तो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर बनना चाहिए और एक आर्मी में जाए, बस इतना ही वो कर सकते ये हैं। आपकी ख्वाहिश? हाँ, एक मेरा ख्वाहिश है। डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। बहुत पैसे चाहिए, हमारा तो अपना घर के खर्चे ही पूरे नहीं होते, तो कैसे बनाएंगे? लेकिन बस अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे हम। और क्या डॉक्टर बन के जॉब मिल जाएगी, ऐसा भी कुछ है ज़हन में आता है? तो है बहुत। अभी भी मेरा एक कज़न है, डॉक्टर है, लेकिन उनको जॉब ही नहीं मिल रही। जॉब नहीं? नहीं, जॉब नहीं है, घर पे बैठा हुआ है।
बस जॉब जाए अपने कागजात कहीं एक जगह पैसे भी लगा दिए, इतना खर्चा किया अपनी तालीम पे, और फिर बाद में आके जॉब ना मिले तो वो इतना सारा जहन, वो जो मेहनत की, और वो जॉब तलाश करने में कई महीने साल भी लग जाते हैं, तो इंसान का जो जहन है वो अपसेट हो जाता है। अभी तकरीबन 3 साल हो गया उसको, 3 साल हो गया उसने डॉक्टरी कंप्लीट किए हुए है और घर बैठा हुआ है। बैठा हुआ। हाँ, घर बैठा हुआ है। तकरीबन 4-5 दिन के लिए पेशावर आया था, उसके बाद एबटाबाद भी चला गया था, ये लाहौर में भी आया था, लेकिन जॉब नहीं मिली इनको। इतने पढ़ाया उनके अबू ने, बारखालूम की तो फैमिली ज़रा ठीक थी तो उसने पढ़ाया, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है, घर पे बैठा हुआ है। तो आप बताएं कि इतना महंगाई हो, हमारा आपने जो जहाँ शहर है ना वहाँ पे आटा 20 किलो तेल 2800 रुपये का हो गया है। 2800 रुपये का आज मैंने भेजा है। कितने किलो? 20 किलो का। तो आप बताएं कि मैं अगर 5 दिन काम करूँ तो मैं एक आटे का तेल नहीं ख़रीद सकता। पहले जब 1200 रुपये का था तो ये लोग निकलते थे कि महंगाई मुकाओ हमारे, वो 1200 महंगा था और 2800 रुपये सस्ता है। और इन लोगों पे अभी भी जो लॉन्ग मार्च के लिए निकले हुए थे वो अभी भी चुप बैठे हुए हैं। ये मुनाफिकत है इनकी। ये सारा टोला इकट्ठे हो गए और मुल्क का बेड़ा कर दिया इन लोगों ने। बेरोज़गारी इतना है, कारोबार है नहीं, पैसे भी हाथ में नहीं आ रहे, क्या करें आप भी बताएं ना। पाकिस्तान में अभी रहना मुश्किल है। अब जी अब इतने मर्जी अब अफराद काम करते हैं, लेकिन घर का मुश्किल से चूल्हा जलता है, चूल्हा ही जलता है बस। बाकी पैसे बचत करने वाली बात, बैंक में सेव करने वाली बात, वो तो अब नहीं रही। बैंक वाली बात तो है नहीं, जेब में भी नहीं होते। एक से लेते हैं, दूसरे को देते हैं, दूसरे से लेते हैं, तीसरे को लेते हैं, वो घर के खर्चे पूरे नहीं होते। तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये मेरा घर का खर्चा है। एक मैं और एक मेरा अब्बू है, ठीक है। अब्बू कभी इधर होता है, कभी घर पे होते हैं, तो मैं इधर ही होता हूँ। इन लोगों से कर्जे लेके और उनको घर पे खर्चे चलाता हूँ। तो आप बताएं कि पाकिस्तान का इतना हालात गिर गया है कि 20 किलो का आटा 2800 रुपये पे किया हो गया। ये जेन्युइन मसला है। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने बात की। नाज़रीन, आपने ये सुना कि ये वो लोग हैं, इन्होंने बताया कि जो इनका कोई रिश्तेदार है वो डॉक्टर है, पढ़ाने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए, डॉक्टर बनाने में आखिर एक इन्वेस्टमेंट थी जो कि उनके घर वालों की तरफ से उन पर की गई। बच्चे को डॉक्टर बनाया और 3 साल से एक डॉक्टर बनकर एक लड़का बैठा हुआ है जॉब की तलाश में। ये डॉक्टर का है। इसके अलावा हमारे सीए किए हुए लड़के हैं, इसके अलावा बेशुमार ग्रेजुएट्स हैं, बेशुमार मास्टर्स डिग्रियों के हामिल हैं। उन्हें हम देखते हैं कि जो उन्होंने अपने काम शुरू कर लिए हैं, जॉब्स उन्हें नहीं मिली। किसी ने कोई तंदूरों पर, मैंने जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हें देखा है, रेहड़ियाँ तक उन लोगों ने लगा ली हैं, अपना काम शुरू कर लिया है, सप्लायर बन गए हैं इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां लेकर। लेकिन सोच उनकी थी कि वो कुछ बनेंगे, अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, पैसे भी कमाएंगे और साथ सर्विसेज भी देंगे। लेकिन अफसोस का पहलू ये है कि ये लोग हैं जो कि अपनी डिग्रियां अपने हाथों में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन मुल्क में जॉब्स नहीं हैं। अवाम का कहना ये है कि ये मसाइल को हल करना था हुक्मरानों ने, लेकिन हुक्मरान तो एक दूसरे की टांगें खींचने और एक दूसरे की सियासी लड़ाई में मुब्तला हैं। ये इन मसलों से बाहर निकलेंगे तो आवाम की सोचेंगे। आवाम ने तो उन्हें वोट किया, लेकिन आज यही आवाम है जो कि रो रही है और इनकलाब का मुतालबा कर रही है। ये और उनका कहना यह है कि अल्लाह ताला ही हैं जो कि मसाइल का हल करेंगे। तो यकीनन ये दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारे पाकिस्तान पर, पाकिस्तानियों पर रहम फरमाएँ, और यकीनन ये जो आवाम है इसका ख्याल होना चाहिए। तो फिर एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिनहास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिय नासिर।